गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा जो बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोगों का जो टॉपिक था उसमें टॉपिक में ये था कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट कहाँ से और कैसे करते हैं। तो देखिए उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था पब्लिक डिपॉजिट के बारे में। अब इसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है दैट इज कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स देखो बेटा कमर्शियल बैंक का मतलब होता है कि दो बैंक विच आर परफॉर्मिंग द कमर्शियल एक्टिविटीज। जो भी बैंक कमर्शियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनको कमर्शियल बैंक कहते हैं। अब बैंकों की कमर्शियल एक्टिविटीज क्या होती है? पब्लिक के पैसे को डिपॉजिट करना और उस डिपॉजिट अमाउंट को इंडस्ट्रीज को या दूसरे बिजनेसमैन को इन फॉर्म ऑफ लोन प्रोवाइड करना। किसके रूप में देना? लोन के रूप में देना। तो ये किसी भी बैंक का फंक्शन होता है। ऐसे बैंकों को हम क्या कहते हैं? कमर्शियल बैंक कहते हैं। देखो आज की डेट में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने फाइनेंस की जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए कमर्शियल बैंकों के ऊपर डिपेंड करते हैं। देखिए देयर आर मेनी कमर्शियल बैंक which provide the finance facilities to the industries या to the businesses। यानी कि कमर्शियल बैंक कई प्रकार से क्रेडिट फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी या अदर तरीके की फाइनेंस फैसिलिटी बिजनेसेस को प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए बेटा कोई भी बैंक, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कमर्शियल बैंकों से किस प्रकार से फाइनेंस ले सकता है। तो देखो इसमें कह रहा है कि द कमर्शियल बैंक आर द मेन सोर्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस। देखो जो कमर्शियल बैंक है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस को अरेंज करने का मेन सोर्स है। शॉर्ट टर्म का मतलब अगर आपको लोन चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर, तो उसके लिए कमर्शियल बैंक एक अच्छा ऑप्शन है। नॉट ओनली दैट द कमर्शियल बैंक प्रोवाइड मीडियम टर्म फाइनेंस एज वेल। तो उसमें स्टार्टिंग के लाइन में लिख देंगे कि कमर्शियल बैंक आर ए गुड सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड द मीडियम टर्म फाइनेंस। द कमर्शियल बैंक हेल्प द बिजनेस इन द फॉलोइंग मैनर। देखो कमर्शियल बैंक बिजनेस की हेल्प किस किस तरीके से करता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे लोन होते हैं जो कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करता है। तो देखो इसमें पहली फैसिलिटी आती है जो कमर्शियल बैंक हमें प्रोवाइड करता है दैट इज ओवरड्राफ्ट। दैट इज ओवरड्राफ्ट। आप सभी को ओवरड्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में आप में से कोई भी बंदा बिजनेस करता है तो इस प्रकार की फैसिलिटीज आपको बैंकों से मिलती है। देखो ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं? आपको पता है नॉर्मली कोई भी बंदा किसी बैंक पे अकाउंट ओपन करता है और अगर उसको टाइमली फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो बैंक में से उतना अमाउंट विड्रॉ किया जा सकता है जितना अमाउंट उसका बैंक में डिपॉजिट है। अगर मान लो मेरा किसी बैंक में अकाउंट है और मैंने उस अकाउंट में 10,000 रुपीज डिपॉजिट करवाए हुए हैं, तो अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं 10,000 रुपीज तक का अमाउंट बैंक से विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग बैंकों के पोटेंशियल कस्टमर्स होते हैं, जो बैंकों के रेपुटेटेड कस्टमर्स होते हैं, उन कस्टमर्स को बैंक एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है दैट फैसिलिटी इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। ठीक है। अंडर दिस फैसिलिटी एन एक्सेस अमाउंट विद इन द लिमिट कैन बी विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक इफ रिक्वायर्ड। भाई जैसे मान लो किसी बैंक में मेरा 50 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हो, मैं बैंक का एक रेपुटेटेड कस्टमर हूँ, डेली बैंक के साथ उस बैंक के साथ मैं लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन करता हूँ। ठीक है। किसी भी कस्टमर के द्वारा जब बैंक में ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं तो वो बैंकों के लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है। मैं बैंक के साथ रेगुलरली ट्रांजेक्शन करता हूँ, कभी 50,000 जमा करा दिए, कभी 1 लाख निकाल दिया, कभी 2 लाख रुपए का चेक डिपॉजिट करा दिया। इस तरीके के ट्रांजेक्शन मेरे बैंकों के साथ होते हैं। तो जब एक कस्टमर बैंक के साथ बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता है तो वो बैंक का एक प्लेटिनियम एक अच्छा कस्टमर माना जाता है। उस केस में बैंक उस कस्टमर को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि इफ नीडेड एनी टाइम you can withdraw an excess amount up to rupees 10,000, 20,000, 50,000। तो उस बंदे की एक लिमिट बांध देगा कि अगर आपको फ्यूचर में कभी भी रिक्वायरमेंट हो तो आपका बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट है उससे 10,000 रुपीज एक्सेस विड्रॉ कर सकते हो, 20,000 रुपीज आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हो। जैसे आप लोग सोचो आज की डेट में बैंक हमें क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। आप सभी को पता है क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी क्या होती है, जिसमें बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट नहीं होता, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू कोई भी शॉपिंग कर सकते हो।
आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड आपको वो पैसा बैंकों में डिपॉजिट कराना होगा। तो ये फैसिलिटी उन कस्टमर्स को दी जाती है जो बैंकों के रेपुटेटेड कस्टमर्स होते हैं। सेम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है। अंडर दिस फैसिलिटी द कस्टमर कैन विथड्रॉ एन एक्सेस अमाउंट फ्रॉम द बैंक देन हिज डिपॉजिट अमाउंट। यानी कि कस्टमर का बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसा कस्टमर बैंक से विथड्रॉ कर सकता है, तो उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो देखो बेटा, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कस्टमर हु हैव करंट अकाउंट विद द बैंक। देखो बैंकों में दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट। हमारे जैसे लोग जो हाउस होल्ड पर्सन है, सैलरीड पर्सन है, वो लोग बैंकों में सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, जिसमें लिमिट होती है कि अगर 3 से ज्यादा ट्रांजेक्शन आपने कर लिए 1 मंथ में तो उसके ऊपर चार्जेस लगेगा। लेकिन जो करंट अकाउंट होते हैं जिनको जनरली बिजनेसमैन ओपन करते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे कोई लिमिट नहीं होती, तो ये कहते हैं कि कस्टमर हु हैव करंट अकाउंट विद द बैंक आर अलाउड टू विथड्रॉ मोर मनी देन लेइंग इन देयर अकाउंट। यानी कि कोई भी कस्टमर जिसका बैंक में करंट अकाउंट होता है, ठीक है, कैन विथड्रॉ मोर मनी देन लेइंग इन देयर अकाउंट। यानी कि उस कस्टमर का बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट है उससे ज्यादा पैसा विथड्रॉ कर सकता है, ठीक है। द मनी विथड्रॉवल इन एक्सेस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। जो एक्सेस अमाउंट विथड्रॉ किया जाता है दैट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट, उसको ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। भाई मान लो मेरा बैंक में 50,000 डिपॉजिट है, किसी वजह से मुझे 55,000 की रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अगर मैं बैंक का रेपुटेटेड कस्टमर हूँ, बैंक ने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो मैं बैंक से 55,000 रुपीज भी विथड्रॉ कर सकता हूँ। ये जो 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा विथड्रॉ किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट एंड इट इज कंसीडर्ड ए लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। भाई मैंने पैसा अगर ओवरड्राफ्ट किया है तो मुझे वो पैसा फ्यूचर में डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो आज की डेट में ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या कंसीडर की जाती है? लायबिलिटी कंसीडर की जाती है, ठीक है बेटा, क्लियर। इसके बाद बैंकों से जो सेकंड फाइनेंशियल सर्विस हमें मिलती है दैट इज कैश क्रेडिट। देखो बेटा, कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है? अंडर दिस फैसिलिटी एक कस्टमर कैन टेक लोन फ्रॉम द बैंक ऑन सिक्योरिटी ऑफ समथिंग। देखो जैसे आज की डेट में आप लोग देखो बहुत सारे बैंक गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड लोन में क्या होता है कि आप अपना गोल्ड बैंक के पास गिरवी रखो, लोन ले लो, ठीक है। इसी प्रकार बैंक इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर भी लोन देते हैं। भाई जैसे मैंने LIC करवा रखी है, ठीक है, LIC में मैंने 10 लाख रुपए का प्रीमियम डिपॉजिट करवा रखा है, तो मैं उसकी सिक्योरिटी के ऊपर बैंक से क्या ले सकता हूँ? लोन ले सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अंडर दिस फैसिलिटी ए बैंक ग्रांट द राइट टू इट्स कस्टमर टू बोरो मनी अप टू ए सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। यानी कि इस फैसिलिटी में बैंक अपने कस्टमर को राइट देता है टू बोरो मनी अप टू ए सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। किसी भी चीज की सिक्योरिटी के ऊपर एक सर्टेन लिमिट तक अमाउंट विथड्रॉ करने की, आउट ऑफ द सैंक्शंस लिमिट। सैंक्शंस लिमिट का मतलब जो लिमिट फिक्स की गई है, अप्रूव की गई है। आउट ऑफ द सैंक्शंस की जगह अप्रूव भी लिख सकते हो। आउट ऑफ द अप्रूव लिमिट द कस्टमर विथड्रॉ द अमाउंट अकॉर्डिंग टू हिज नीड। देखो अप्रूव्ड लिमिट के अकॉर्डिंग कस्टमर अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पैसा विथड्रॉ कर सकता है। It may be noted that he pays interest on the amount actually withdrawn by him। भाई कस्टमर ने जितना पैसा लिया है, निकाला है, विथड्रॉ किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसमें देखो एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई बंदा होम लोन लेता है, ठीक है, होम लोन में क्या होता है कि जैसे मैं अपना घर बना रहा हूँ, मैंने किसी बैंक से होम लोन सैंक्शन करवाया, मेरा 20 लाख रुपीस का होम लोन, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें से फिलहाल 1 लाख रुपीस विथड्रॉ किया, तो बैंक मुझसे 1 लाख पे लिमिट इंटरेस्ट लेगा। यानी कि इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट बोरो या अमाउंट विथड्रॉ। जो अमाउंट विथड्रॉ किया गया है उसी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके बाद थर्ड आता है शॉर्ट टर्म लोन्स। देखिए बेटा, कैश क्रेडिट में किसी चीज की जमानत के ऊपर किसी चीज को गिरवी रखवा के लोन लिया जाता है, जबकि एक होता है शॉर्ट टर्म लोन्स। तो देखिए बैंक गिव लोन टू इट्स कस्टमर इन वन लमसम अमाउंट। देखो जो कैश क्रेडिट होता है
उसमें तो क्या होता है कि बैंक हमारी लिमिट फिक्स कर देता है, उसमें से जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना पैसा आप निकाल सकते हो। जबकि एक हमारे पास होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन्स में क्या होता है, ए बैंक गिव लोन टू द कस्टमर इन वन लंप सम अमाउंट। शॉर्ट टर्म लोन में अंडर द शॉर्ट टर्म लोन द बैंक गिव लोन टू इट्स कस्टमर इन लंप सम अमाउंट, यानी कि बैंक अपने कस्टमर्स को लंप सम अमाउंट में पेमेंट करता है। कैसे पेमेंट करता है इन्हें? लंप सम अमाउंट एक साथ। भाई जैसे मैंने अपना पर्सनल लोन अप्रूव किया है 50,000 का, तो बैंक मुझे लमसम 50,000 पे करेगा। आप उसको यूज करो या ना करो ये आपके ऊपर डिपेंड है। बैंक ने जो लमसम अमाउंट हमें पे कर दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। उसके बाद एक आता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल को डिस्काउंटेड करवाना। देखो आप लोगों को बीआर का मतलब पता होना चाहिए, आप लोगों से बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। बिल्स रिसीवेबल यानी कि बीआर, ये क्या होता है? देखो जब हम किसी कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स सेल आउट करते हैं, किसी भी बंदे को क्रेडिट में गुड्स सेल आउट की, तो अपने पैसे की सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम उस कस्टमर से रिटर्न डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि बीआर कहा जाता है, ठीक है। जिसको क्या कहा जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर बीआर कहा जाता है, ठीक। अब क्या होता है कि जैसे आपने किसी कस्टमर से बिल्स रिसीवेबल ले लिया, बीआर ले लिया, ठीक है। किसी कस्टमर से आपने बीआर या बिल्स रिसीवेबल ले लिया। अब क्या होता है कि जैसे मान लो उस कस्टमर ने आपको प्रॉमिस किया कि आई विल मेक यू द पेमेंट आफ्टर 2 मंथ, कि भाई मैं आपको 2 मंथ के बाद पेमेंट करूंगा। आपने उस कस्टमर से 2 मंथ का बिल्स रिसीवेबल ले लिया, लेकिन लेट्स सपोज अर्जेंटली आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। आफ्टर 2 डेज आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ गई। अगर आप उस कस्टमर से पैसा मांगोगे तो वो कस्टमर तो पैसा देने वाला नहीं, भाई उसने तो आपसे 2 मंथ का टाइम पीरियड ले रखा है, उसके बाद 5 to 2 महीने के बाद पैसे का अरेंजमेंट होगा एंड एट दैट टाइम ही विल मेक द पेमेंट। उस समय वो पेमेंट करेगा, लेकिन मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट अभी है, आज ही मुझे पैसा चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक वालों के पास ले जा सकते हैं। बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट हमें पैसा दे दो। अब क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करती है दैट पार्टी इज लीगली बाउंडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ दैट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो उस केस में बैंक उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेने के लिए तैयार हो जाएगा और उसके अगेंस्ट हमें पेमेंट कर देगा। लाइक अगर वो 50,000 रुपीस का बिल ऑफ एक्सचेंज है 2 मंथ के लिए, ठीक है, तो बैंक 50,000 में से 1,500 200 जैसा भी बैंक का कमीशन बनता है वो कमीशन काटेगा और बाकी की पेमेंट हमें कर देगा। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम क्या कहते हैं? बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटेड करना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो देखिए इसमें आप क्या कह सकते हैं कि व्हेन ए बीआर received from one party is discounted from the bank under the commission, it is called discounting of bill of exchange. Commercial bank provide this facility to the business organization, यानी कि कमर्शियल बैंक ये फैसिलिटी भी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटेड करने की। तो देखो इसमें कह रहे हैं अंडर दिस फैसिलिटी ए बैंक डिस्काउंट्स बिल्स रिसीवेबल ऑफ इट्स कस्टमर, यानी कि एक बैंक अपने कस्टमर का बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड करता है। अंडर दिस फैसिलिटी ए बैंक डिस्काउंटेड द बिल्स रिसीवेबल ऑफ इट्स कस्टमर। एक चार्जेस सम कमीशन फॉर इट। देखो इस सर्विस के लिए मतलब कि बिल को डिस्काउंटेड करने के ऊपर बैंक कुछ अपना कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी फाइनेंस फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर। ये कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज है जो बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज ट्रेड क्रेडिट। देखो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट किसे कहते हैं? ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? देखो बेटा ट्रेड क्रेडिट is that facility under which the goods are sold by some supplier to the business organization in credit। भाई जैसे सोच के देखो, आज मुझे बिजनेस करना, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस करने के लिए मुझे सबसे पहले फाइनेंस की या पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन मान लो भाई मुझे पैसा किस लिए चाहिए? अपनी दुकान में सामान लाने के लिए,
भाई जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं वो गुड्स खरीदने के लिए मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट, लेकिन मुझे कहीं से पैसा नहीं है। लेकिन मार्केट में एक सप्लायर है जो उन गुड्स में डील करता है, वो हमें वही गुड्स क्रेडिट में बेचने के लिए तैयार है। वो बंदा हमें वो गुड्स क्रेडिट में बेचने के लिए तैयार है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। यानी कि व्हेन द सप्लायर सप्लाई द गुड्स इन क्रेडिट इट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। भाई ट्रेड क्रेडिट भी आज की डेट में फाइनेंस का एक सोर्स होता है। ट्रेड क्रेडिट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। भाई ट्रेड क्रेडिट भी हमारे लिए फाइनेंस का सोर्स होता है, क्योंकि इसके थ्रू हमारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। देखो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके पास पैसा नहीं, एक जगह से सामान खरीदा उधार में, उसे दूसरे को सेल आउट किया कैश में, दूसरे से पैसा लिया, पहले वाले को पेमेंट कर दी, बीच में अपने जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अपने पास रख लेंगे। तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने का एक मीडियम है अंडर विच क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। तो इसमें कह रहे हैं इन बिजनेस क्रेडिट फैसिलिटी डोमिनेट्स इन सेल्स एंड परचेज ट्रांजैक्शन। देखो बिजनेसेस में जो क्रेडिट फैसिलिटी होती है वो सेल और परचेज ट्रांजैक्शन को डोमिनेट करती है, ठीक है। आज की डेट में अगर हम अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देंगे तो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कम बिकेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि क्रेडिट फैसिलिटी डोमिनेट इन सेल्स एंड परचेज ट्रांजैक्शंस। क्रेडिट परचेज इज ए काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। क्रेडिट में परचेज करना, उधार में गुड्स को खरीदना इज ए सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक सोर्स है। अंडर दिस फैसिलिटी goods purchased on credit are used immediately but their payment is made after some time। देखो ये कह रहे हैं कि इस फैसिलिटी के अंतर्गत अंडर दिस फैसिलिटी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट आर यूज्ड इमीडिएटली। भाई क्रेडिट में जो गुड्स खरीदी जा रही है उसको इमीडिएटली यूज किया जाता है, बट देयर पेमेंट इज मेड आफ्टर सम टाइम, लेकिन उसकी पेमेंट कुछ समय के बाद की जाती है। ड्यूरेशन ऑफ दिस सोर्स ऑफ फाइनेंस डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सेलर। देखो क्रेडिट का टाइम पीरियड कितना होगा, भाई यू कैन मेक द पेमेंट आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, कितने टाइम पीरियड के लिए वो क्रेडिट फैसिलिटी मिली है, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सेलर। ये सेलर की इच्छा पे डिपेंड करेगा कि वो कितने टाइम के लिए हमें क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करे, ठीक है। अब इसके बाद तो ये हमारे पास टॉपिक है ट्रेड क्रेडिट। इसके बाद हमारे पास फाइनेंस का जो सोर्स है उसी में एक अगला सोर्स आता है दैट इज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। देखिए बेटा इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है। इंटर कॉर्पोरेट वर्ड बिजनेस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इसका मतलब क्या होता है। देखो बेटा ये एक प्रकार का अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होता है इन विच one business organization deposit its money with some other business organization, जिसमें एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपना पैसा उधार देता है, तो उसको हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कहते हैं। जैसे मान लो मैं भी एक बिजनेसमैन, आप सभी भी एक बिजनेसमैन। अब देखो कुछ क्या होते हैं सीजनल बिजनेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भाई मान लो मेरी एक क्लॉथ फैक्ट्री है और मैं अपनी फैक्ट्री में वूलन क्लॉथ बनाता, ठीक है। आपके पास एक क्लॉथ फैक्ट्री है और आप नॉन वूलन क्लॉथ्स बना रहे हैं, यानी कि जो कॉटन क्लॉथ्स है वो आप लोग बना रहे हैं। आप लोगों का जो कपड़ा है वो गर्मियों में बिकेगा, मेरा जो कपड़ा है वो सर्दियों में बिकेगा, ठीक है। तो मुझे अपने बिजनेस के लिए फाइनेंस कब चाहिए, इन सीजन ऑफ विंटर। आपको फाइनेंस कब चाहिए, इन सीजन ऑफ समर। तो उसमें क्या होगा कि भाई जैसे विंटर में मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपके पास पैसा पड़ा हो, आपके पास फिलहाल उस मनी का यूज नहीं हो रहा, आपने वो पैसा मुझे उधार दे दिया। इसी प्रकार मान लीजिए समर में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, इस समय मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं चल रही, मेरे पास आइडियल मनी है, मैं आपको उधार दे देता हूँ। इट इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। तो देखो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के बारे में कहा गया है
इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अदर कंपनी। यानी कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होती है। ये इस प्रकार की जो डिपॉजिट्स होती है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। तो ये करें इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट आर अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी, जो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ करती है। These डिपॉजिट आर एसेंशियली ब्रोकर्ड डिपॉजिट। ऐसी जो डिपॉजिट होती है वो ब्रोकर्ड डिपॉजिट होती है, यानी कि उसमें किसी ब्रोकर का यूज किया जाता है, मीडिएटर का यूज किया जाता है, which lead the involvement of broker। यानी कि such type of deposit includes a broker। इस प्रकार की जो डिपॉजिट होती है उसमें किसी मीडिएटर का यूज किया जाता है। The rate of interest on these deposit is higher than that of bank and other markets। यानी कि देखो इस प्रकार के डिपॉजिट्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है दैट इज जनरली हायर एज कंपेयर टू बैंक लोन एंड अदर मार्केटर्स। यानी कि बैंक से या कहीं और से अगर आप लोन लेते हो तो उसके कंपैरेटिवली इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा होता है। द बिगेस्ट एडवांटेज of intercorporate deposit is that the transaction is free from bureaucratic and legal requirement। hassles की जगह requirements लिख सकते हो। देखो the biggest advantage of intercorporate deposit is that transaction is free from bureaucratic and legal requirement। यानी कि इस प्रकार की जो डिपॉजिट होती है, इस प्रकार के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो किसी भी प्रकार की ब्यूरोक्रेसी या लीगल रिक्वायरमेंट से फ्री होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आप दो बंदे, एक बिजनेसमैन दूसरा बिजनेसमैन, मैं बीच में मीडिएटर हूं। आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैंने दूसरे से कहा यार पैसे पड़े हैं तो देना, उसने 50 लाख मेरे थ्रू किसी और कंपनी को दे, तो इसे कहते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि जो सारा रोल होता है वो ब्रोकर को होता है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि इसमें मीडिएटर को यूज किया जा रहा है, मीडिएटर का कमीशन हो। ठीक है बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है दैट इज फ्री फ्रॉम ब्यूरोक्रेटिक एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद आता है टाइप ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। देखो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 3 टाइप्स की होती है, 3 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ डिपॉजिट और कॉल डिपॉजिट। ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके नेम सफिशिएंट है। जनरली इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज ऑफ 3 टाइप। वन इज 3 months डिपॉजिट, सेकंड इज 6 month डिपॉजिट और थर्ड इज कॉल डिपॉजिट। केवल नाम आप लिखेंगे, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ इन तीनों प्रकार की डिपॉजिट के बारे में। देखो बेटा, जो 3 month इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट होती है दैट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 3। 6 month इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज फॉर ए पीरियड ऑफ 6 month, वो 6 month के लिए होती है। और एक होता है कॉल डिपॉजिट। कॉल डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि देखिए बेटा, इट इज दैट टाइप ऑफ डिपॉजिट या इट इज दैट टाइप ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट इन विच द बोरोवर हैव टू मेक द पेमेंट ऑन द कॉल ऑफ द लेंडर्स। भाई जैसे मैंने आपको पैसा उधार दिया, ठीक है, उसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं, मैंने आपको इस कंडीशन के साथ पैसा उधार दिया है कि भाई अगर मैंने कल ही पैसे की डिमांड की तो यू हैव टू मेक पेमेंट टुमारो, आपको कल ही पैसा देना पड़ेगा। यानी कि एज आई विल डिमांड यू हैव टू मेक द पेमेंट। जैसे ही लेंडर डिमांड करेगा बोरोवर को पैसे की पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसको कहते हैं कॉल डिपॉजिट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट 3 प्रकार से। क्लियर बेटा? ठीक, तो ये हमारे पास कुछ फाइनेंशियल सोर्स थे। इसी टॉपिक को हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।